मेरे क्यूरियस एक्सप्लोरर्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स वेयर नॉलेज फ्लोज एंड आइडिया ग्रोज। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्लास 8 साइंस का जो हमारा चैप्टर 12 है हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मनी उसका रिविजन करने वाले हैं। इसी एक लेक्चर में मैं ये चैप्टर के सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाने वाली हूँ। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं, चाहे NCERT के MCQs, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैं आपको करा चुकी हूँ। अगर वो लेक्चर्स आपको देखने हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप ऊपर आई बटन पे टैप करके भी देख सकते हैं। आइए शुरू करने से पहले देखते हैं कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद जानेंगे कि हाउ डू वी एक्सपीरियंस और इंटरप्रेट आवर सराउंडिंग्स। हमारे आसपास जो चीज़ें हैं हम उसको जो है कैसे कैटेगराइज करते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये हम जानेंगे। फिर जानेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स जो हैं नेचर में वो एक साथ रहते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं। फिर जानेंगे कि क्या सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो ज़रूरी हैं, क्या सारी स्पीशीज़ जो हैं, हर चीज़ की पॉपुलेशन क्या वो इम्पोर्टेंस रखती है। फिर जानेंगे कि क्या डिफरेंट टाइप्स के इंटरैक्शंस होते हैं, ऑर्गेनिजम्स जो है आपस में कितने तरीके के इंटरैक्शंस जो हैं करते हैं आपस में और साथ ही साथ अपनी सराउंडिंग से भी। फिर जानेंगे कि आखिर हु ईट्स हु, मतलब कि फूड चेन और फूड वेब के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे कि व्हाट हैपेंस टू वेस्ट इन नेचर, जो हमारा नेचर में जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है आखिर वो कैसे ख़त्म होता है, उसके साथ क्या ट्रीटमेंट नेचर करती है, ये हम पढ़ेंगे। और फिर हम जानेंगे कि आखिर एक चेंज की वजह से दूसरा चेंज जो है वो कैसे आ जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हाउ डू इंटरैक्शंस मेंटेन बैलेंस इन इकोसिस्टम, कैसे ये जो अलग अलग तरीके के इंटरैक्शन हम कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में और सराउंडिंग से, इसकी वजह से बैलेंस जो है वो कैसे बना रहता है। लास्ट में कि क्या बेनिफिट्स होते हैं इकोसिस्टम के, चाहे वो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम हो उसका और नॉर्मल जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसके बेनिफिट्स देखेंगे। फिर देखेंगे कि आखिर जो हेल्दी इकोसिस्टम होता है वो कैसे सर्व करता है हमारे फार्म्स को। ठीक है, आइए क्वेश्चंस के साथ चैप्टर शुरू करते हैं। तो हाउ माइट द लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड चेंजेस इन रेनफॉल पैटर्न लीड टू एलिफेंट्स टू एंटर ह्यूमन फार्म्स एंड विलेज। तो मान लीजिए कि फॉरेस्ट कट गए हैं, रेनफॉल नहीं हो रही है, तो इसकी वजह से ऐसा क्यों होता है कि जो हाथी वगैरह हैं, कुछ जंगली जानवर हैं, वो विलेजेस की तरफ आ जाते हैं, वो खेतों की तरफ आने लगते हैं। ठीक है, इमेजिन कि आप जो है एक ट्री हैं किसी बहुत ही डेंस फॉरेस्ट में, तो आपका जो है कैसा रिलेशनशिप होगा पानी के साथ, सनलाइट के साथ, आसपास के जानवरों के साथ और जो भी कंपोनेंट्स हैं फॉरेस्ट में उनके साथ आपका, अगर आप ट्री हैं तो रिलेशनशिप कैसा होगा। ये सब जो है हम इसी चैप्टर में जानेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे कि कैसे जो है चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं, रिलेट करती हैं। डू यू थिंक अर्थ कैन थ्राइव विदाउट ह्यूमन्स, क्या आप सोचते हैं क्या ये पॉसिबल है कि अर्थ जो है बिना ह्यूमन्स के भी ऐसे ही नॉर्मल चलती रहती। कैन ह्यूमन्स सर्वाइव विदाउट द अर्थ, और क्या ह्यूमन्स जो है बिना अर्थ के सर्वाइव कर सकते हैं, ये सब हम जानेंगे। इफ टू काइंड्स ऑफ बर्ड्स compete फॉर सेम फ्रूट, अगर दो तरीके की बर्ड्स हैं और वो एक ही तरीके का फ्रूट जो है खा रही हैं, तो आखिर उनके जो पॉपुलेशन है धीरे धीरे उन पर क्या इफेक्ट जो है पड़ने लगेगा। फिर हमारे जो ह्यूमन एक्शंस हैं क्या उनकी वजह से नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं। ये तो हमको सबको पता है कि हम जब ओवर यूज़ कर रहे हैं इतनी चीज़ों को तो ऑफकोर्स उनकी वजह से नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं। इन सब का एग्जाम्पल जो है हम चैप्टर में देखेंगे। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, तो कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया जैसे कि मान लीजिए असम है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, इसमें जो एलिफेंट्स हैं वो आपको जो है फार्म्स वगैरह में, विलेजेस वगैरह में एंटर करते हुए दिखते हैं। जब वेजिटेशन जो है स्कार्स हो रहा है, वाटर होल्स क्या होते हैं, मान लीजिए पेड़ पौधे कट गए, वो फॉरेस्ट जो है उनके रहने की जगह कट गई, आपका वहाँ पे जो पॉन्ड वगैरह थे, जो वाटर जो भी रिसोर्सेज थे जहाँ से वो पानी पीते थे वो सूख गए, तो एलिफेंट्स क्या करते हैं, खाने पानी के सोर्स में, खाने पानी की खोज में, जैसे कि बनाना हो गए, शुगर केन हो गए, एलिफेंट की पॉपुलेशन जो है वो गाँव की तरफ बढ़ने लगती है। और इसकी वजह से कभी कभी क्रॉप डैमेज हो जाता है, कभी कभी वो जो है डोमेस्टिक एनिमल्स को जो है
खतरा पहुंचा देते हैं या फिर कभी कभी ह्यूमंस को भी खतरा हो जाता है। ठीक है, अब चेंजेस इन रेनफॉल और टेम्परेचर अफेक्ट वेजिटेशन। चेंज अगर आ रहा है रेनफॉल के पैटर्न में, उसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस आता है और उससे जो भी हमारे वेजिटेशन है, जो प्लांट्स जो है अच्छे से ग्रो करने थे नहीं ग्रो करते हैं, खेतों में जो है प्रॉब्लम होने लगती है, ये सब हो रहा है। जो हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं क्या करने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, उसकी वजह से चीजें जो है और खराब होती जा रही हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी नेचुरल होम थे, जो फॉरेस्ट थे, वो श्रिंक होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। और अगर फॉरेस्ट जो है वाइल्ड लाइफ को नहीं सपोर्ट कर पाएगा तो फिर एनिमल्स कहाँ जाएंगे, एनिमल्स फिर जो है वाइल्ड लाइफ से निकल के और ह्यूमन हैबिटेट की तरफ आने लगते हैं। एलिफेंट्स जो हैं वो फॉरेस्ट लाइफ के लिए अडेप्टेड होते हैं। एलिफेंट्स के लिए सबसे फेवरेबल जगह कैसी होती है, वो ही उनका फॉरेस्ट ही होता है। लेकिन वहाँ पे जब सडनली चेंजेस आने लगते हैं, पानी नहीं मिलता है, पेड़ पौधे नहीं मिल रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ इकोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किया है और मार्क किया है क्या, कॉरिडोर्स। बहुत सारे पार्ट्स ऑफ जो हमारी कंट्री है उसमें जब एलिफेंट्स मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उनके सही मूवमेंट के लिए कि उनको जो है कोई भी डिस्टरबेंस ना आए, कॉरिडोर्स बनाए गए हैं। ये कॉरिडोर्स जो हैं वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट हैबिटेट को करेक्ट करते हैं, इनेबलिंग वाइल्ड लाइफ, जैसे कि हमारी एलिफेंट्स हो गई, ट्रैवल इन नीड बिटवीन लार्ज फॉरेस्ट एरियाज विदाउट कमिंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद ह्यूमन सेटलमेंट्स। मान लो कि ऐसा टाइम आया जब बारिश बहुत कम हो रही है और एक जगह से जंगल की दूसरी जगह पर जाना है हमारी एलिफेंट्स को, तो वो जब माइग्रेट करते हैं तो उनके लिए कॉरिडोर्स बनाए गए हैं। वहां पे ह्यूमंस जो है उस टाइम पे इंटरफेयर नहीं करते हैं ताकि इनका जो मूवमेंट है वो अच्छे से हो जाए। और इसको ऐसे बनाया जाता है कि इसके बीच में ह्यूमंस का जो है वो जगह ना आए, वहां पे उस टाइम पे कोई भी डिस्टर्बेंस दोनों ही पार्टीज को ना हो। और इससे क्या होता है कि एक स्टेबल मूवमेंट उनका हो जाता है, वो अपने हैबिटेट में जो है इजीली पहुंच जाते हैं। ठीक है, इस चेन ऑफ इवेंट से हम ये समझते हैं कि कैसे जो नेचर है उनसे एलिफेंट्स बिल्कुल कनेक्टेड है, उनसे जो है बिल्कुल उनका कनेक्शन अच्छा है। और अगर वो कनेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो एलिफेंट्स क्या होते हैं, फिर वही फार्म से निकल कर बाहर आते हैं और चीजें जो हैं डिस्टर्ब होती हैं सबके लिए। ठीक है, तो नेचर क्या करती है, बैलेंस मेंटेन करके रखती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ वो कंटिन्यूअस इंटरैक्शन में रहती है, कोलैबोरेशन में रहती है और बैलेंस मेंटेन करके रखती है। चाहे ऑर्गेनिजम्स हो गए उनका क्या, नॉन लिविंग थिंग्स से, जैसे ऑर्गेनिजम्स का वाटर से, ऑर्गेनिजम्स का सनलाइट से, या फिर ऑर्गेनिजम्स का आपस में, हर तरीके का बैलेंस जो है नेचर मेंटेन करके रखती है। और इनमें से कोई भी एक पार्ट जब डिस्टर्ब होता है तो बाकी पार्ट्स को भी क्या करता है, वो डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, तो to understand such interactions we must study the components of our environments। और ऐसे interactions को समझने के लिए हमको अपना जो component है environment का उसको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। तो a habitat is simply place where an organism lives। habitat क्या होता है, habitat एक सिंपल एक प्लेस होता है जहां पर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो रहता है। ठीक है, तो कैसे हम पहचानेंगे कि हैबिटेट जो है क्या होता है, नेचुरल होम होता है या फिर नेचुरल एनवायरनमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन का। ठीक है, ये मान लीजिए सिर्फ हैबिटेट का एक बहुत छोटा एग्जाम्पल ले तो हो सकता है बार्क ऑफ ट्री, ट्री की जो बार्क है हो सकता है कुछ इंसेक्ट्स वहीं पर रहते हों तो वो उनका ही हैबिटेट है। पूरा जंगल जो है वो किसका हैबिटेट है, हमारे अलग अलग तरीके के एनिमल्स का। एलिफेंट का नेचुरल हैबिटेट क्या है, फॉरेस्ट है। तो जहाँ पर भी जो भी नेचुरल होम है किसी ऑर्गेनिज्म का वो उसका हैबिटेट कहलाता है। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और अपनी सराउंडिंग में जहां पर वो रह रहे हैं जैसी कंडीशंस हैं उसमें रहने के लिए अडेप्ट कर ले जाते हैं ताकि वो सरवाइव कर पाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने आसपास के दो हैबिटेट हैं उसको आइडेंटिफाई करना है और देखना है कि उसमें कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, कितनी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो है उसमें हैं।
ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने 2 हैबिटेट्स को जो है इस एक्टिविटी में आइडेंटिफाई करना है। कोई भी हैबिटेट हो सकते हैं, मान लीजिए पॉन्ड है, फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चरल फार्म है, कोई मान लीजिए बड़ी ट्री जैसे कि वाइट फिग ट्री हो गया, बनियान ट्री हो गया, मैंगो ट्री हो गया, इनमें से कोई भी आप 2 हैबिटेट सेलेक्ट कर लीजिए और उसमें देखिए कि कितने जो है लिविंग बींग्स हैं और कितने नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, और फिर टेबल 12.1 में जो है हमको क्या करना है, हमको अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है। तो ये पॉन्ड हैबिटेट है, ये हमारा फॉरेस्ट हैबिटेट है। पॉन्ड हैबिटेट में आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए आपको लिविंग बींग्स में देखिए क्या दिख रहे हैं, प्लांट्स दिख रहे हैं, आपको टर्टल है, फिर ये हमारा फ्रॉग है, ये अब इसमें फिशेस भी होंगे, यहाँ पे जो है एक डक है, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे लिविंग बींग्स है। अब नॉन लिविंग की बात करें तो यहाँ पे एयर प्रेजेंट होगी, हमारा वाटर है ये नॉन लिविंग है, सॉइल है ये नॉन लिविंग है कि नहीं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ये बर्ड्स हैं, ये क्या हैं, हमारी लिविंग है, डियर है, फॉक्स है, हेयर है, मशरूम है, माइस है, ये सब के सब क्या है, ये सब लिविंग है। नॉन लिविंग ट्री लिविंग है। उसके बाद नॉन लिविंग की बात करें तो सॉइल है, सनलाइट है, एयर है, ये सब नॉन लिविंग हैं। तो पॉन्ड में लिविंग बींग्स क्या थे, फिश थी, बाकी मैंने और भी आपको दिखा दी। नॉन लिविंग, लिविंग, नॉन लिविंग फॉरेस्ट में ये सब जो है हम क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। अब क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं आपने दोनों में देखी, तो क्या चीज़ें कॉमन देखी कि दोनों ही जो हमारे हैबिटेट्स थे उसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरीके के कंपोनेंट्स प्रेजेंट थे। ठीक है, तो जो सिमिलैरिटी थी दोनों हैबिटेट्स में वो क्या थी कि लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स दोनों ही प्रेजेंट थे। हाउएवर जो हमारी चीज़ें थी, एक जगह पॉन्ड था तो उसमें वाटर था, दूसरी जगह वाटर नहीं था, भले ही जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग तरीके के हों, लेकिन दोनों में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही कंपोनेंट्स जो हैं प्रेजेंट थे। ठीक है, तो द लिविंग बीइंग्स आपने रिकॉर्ड करा जो कि 12.1 में, उनको हम क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। तो जो लिविंग कंपोनेंट है किसी भी हैबिटेट का वो क्या कहलाता है, बायोटिक कंपोनेंट कहलाता है, और जो नॉन लिविंग है उसको हम क्या कहते हैं, ए बायोटिक कंपोनेंट कहलाता है। ठीक है, तो लिविंग या फिर बायोटिक कंपोनेंट की क्या क्या एग्जाम्पल है, प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, माइक्रोब्स हो गए, और नॉन लिविंग या फिर ए बायोटिक कंपोनेंट्स के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, सॉइल है, वाटर है, एयर है, टेम्परेचर है, सनलाइट, ये सारे नॉन लिविंग या फिर ए बायोटिक कंपोनेंट्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, Have you wondered why some organisms live on land and while others live in water? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ एनिमल्स जो है पानी में रहते हैं, कुछ जो है वाटर के सरफेस पे रहते हैं, कुछ जो है लैंड पर रहते हैं। सारे ही ऑर्गेनिजम्स को स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए होती हैं सर्वाइव करने के लिए। हर ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए होता है, अपनी जैसा जहाँ पर उसका नेचुरल एनवायरनमेंट है, जहाँ वो सर्वाइव कर पाए, वो हैबिटेट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए। तो इस एक्टिविटी से आपने देखा कि कैसे डिफरेंट हैबिटेट्स जो हैं सबको अलग अलग लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। जो ज़मीन पे रह रहे हैं वो वहाँ पर सर्वाइव कर पा रहे हैं, उस तरीके का खाना खा रहे हैं। फिश जो है वो पॉन्ड में रहती है तो वो सांस लेती है, ऑक्सीजन उसको मिलता है वाटर से, वो छोटे प्लांट्स को या फिर छोटी फिशेस को जो है खा के अपना न्यूट्रिशन लेती है कि नहीं। तो एक्टिविटी 12.1 में आपने लिस्ट किया था फिश, कहाँ पर, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ पॉन्ड में। पॉन्ड में लिविंग कंपोनेंट तो था ना, तो हमने उसको फिश को क्या किया, उसका एग्जाम्पल माना। हाउ डू फिश सर्वाइव इन अ पॉन्ड, आखिर फिश जो है वो पॉन्ड में कैसे सर्वाइव करती है। तो फिश जो है वो फूड प्रोवाइड करती है, पॉन्ड जो है वो फिश को क्या प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन देता है, शेल्टर देता है, स्पेस देता है ताकि वो ग्रो कर सके, सारे वो कंडीशंस देता है जिसमें वो सर्वाइव कर पाए। फिश को जो है सर्वाइव करने की जितनी भी कंडीशंस की ज़रूरत होती है वो सब उसको कौन प्रोवाइड करता है, वो सब उसको पॉन्ड
पॉन्ड प्रोवाइड करता है। फिश जो है ऑब्टेन करती है बायोटिक नीड्स जैसे कि फूड फ्रॉम स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब फिश को जो है खाने के लिए स्मॉल प्लांट्स की ज़रूरत होती है, एनिमल्स की ज़रूरत होती है, और वो कैसी होती हैं, वो उसकी बायोटिक नीड्स हैं, और वो उसको कौन प्रोवाइड करता है, हमारा पॉन्ड प्रोवाइड करता है। अब उसको एबायोटिक चीज़ों की भी ज़रूरत है, तो उसकी जो एबायोटिक नीड्स हैं जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, वो उसको कहाँ से मिल रही है, वो उसको वाटर से मिल रही है। तो उसको लिविंग कंडीशन में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए पॉन्ड उसको सारी कंडीशंस जो है प्रोवाइड कर रहा है, और इसीलिए फिश वहाँ सर्वाइव कर पा रही है, और उसको हम क्या बोलेंगे कि वो फिश का नेचुरल हैबिटेट है। ऑलराइट, अदर लिविंग बींग ऑल्सो इनहैबिट द पॉन्ड सच एज फ्रॉग। बाकी जो लिविंग बींग्स हैं वो भी किसके अराउंड रहते हैं, वो भी इनहैबिटेड होते हैं हमारे पॉन्ड में, जैसे कि फ्रेश टर्टल हो गए, स्नेक हो गए, ड्रैगन फ्लाइज हो गई, मॉस्किटो, स्नेल्स, डक्स, अलॉन्ग विथ कुछ प्लांट्स, एल्गे, डायटम्स, डकवीड्स, लोटस। ये सारे के सारे जो हैं कहाँ पर रहते हैं, ये सारे के सारे इनहैबिटेड होते हैं पॉन्ड हैबिटेट में ही। ठीक है, और ये सारे इंटरैक्ट करते हैं आपस में, सारे लिविंग बींग्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, और जो नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स हैं, जो एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स हैं, उनके साथ भी ये जो है क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से वो अपने हैबिटेट में ग्रो करते हैं और थ्राइव करते हैं। हर हैबिटेट का जो अपना बायोटिक कॉम्पोनेंट होता है और उसका एबायोटिक कॉम्पोनेंट या फिर फिजिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि एयर हो गई, सनलाइट हो गई, वाटर, टेम्परेचर, सॉइल, ये सारे ही हैबिटेट्स के जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट हैं वो सब में प्रेजेंट है, बस सब में जो है अलग अलग होते हैं। ऑलराइट, तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो कि सेम हैबिटेट में रह रहे हैं वो एक ही रिसोर्स को अलग अलग तरीके से हो सकता है यूज करें। जैसे कि एक फॉरेस्ट का अगर एग्जांपल ले लें तो वो दिन में धूप आती है, दिन में कैसा रहता है, गर्म रहता है, और रात को कैसा हो जाता है, तो ठंडा हो जाता है। एक स्नेक जो है हो सकता है रात को बाहर निकलता हो, और एक रोडेंट जैसे कि आपका माइस हो गया, स्क्विरल हो गई, हो सकता है वो दिन में एक्टिव होता हो। एक ही हैबिटेट में दोनों रह रहे हैं, लेकिन दोनों ने अपने हिसाब की कंडीशंस को अडेप्ट कर लिया है, और उस टाइम पे वो जो है फंक्शनिंग होते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो हार्मनी में एक ही हैबिटेट में जो है एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं। ऑलराइट, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर कौन कौन से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो नेचर में एक साथ क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो आपने देखा कि फिश जो है वो पॉन्ड में रहती है एक्टिविटी में, तो क्या आपने वहाँ पे सिर्फ एक ही सिंगल फिश देखे थे या फिर एक तरीके की बहुत सारी फिशेज आपने देखी थी? तो मोस्ट लाइकली आपने देखी होगी बहुत सारी फिशेज। अब एक ही स्पीसीज की जब बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रेजेंट हो तो उनको हम क्या बोलते हैं, उस ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन। ठीक है, तो उस जैसी बहुत सारी फिशेस वहां पर थी तो हमने उसको क्या बोला, उस फिश की पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं सेम स्पीशीज के जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर। ठीक है, तो एक स्पीशीज के हमने क्या देखे, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स देखे जो कि एक टाइम पर एक एरिया में रह रहे हैं, और उनको हमने बोला कि वो उस स्पीशीज की पॉपुलेशन है। जैसे कि एक किसी गार्डन में मैंगो ट्रीज लगे हुए हैं और वो किसकी हो गए, वो उसकी पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, इस तरीके से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं पॉपुलेशन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की एक सिंगल हैबिटेट में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे। तो इसमें क्या करना है, आपको 4-5 ग्रुप में स्टूडेंट्स को जो है अपनी क्लास के डिवाइड कर लेना है, और आपको अपने जो स्कूल का गार्डन है उसमें 1 मीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर विड्थ का एक जो है एरिया 4-5 स्टूडेंट्स के ग्रुप को, एक एक ग्रुप को ले लेना है, और उसमें देखना है कि कितने जो हैं आपको कॉम्पोनेंट्स दिख रहे हैं, वहाँ पर कितने एनिमल्स हैं उतनी दूर में और कितने जो हैं प्लांट्स हैं
उतनी दूर में, ठीक है। और फिर आपको टेबल 12.2 में उसको फिल करना है। मान लीजिए मैंने जो है जो एरिया लिया था उसमें मुझे मैरीगोल्ड के प्लांट मिले, तो मैरीगोल्ड का प्लांट हो गया। मान लीजिए मुझे जो है तुलसी का प्लांट मिला, तो तुलसी का प्लांट हो गया। मान लीजिए उतनी दूर में मुझे 10 बटरफ्लाईज दिखी, ठीक है, तो 10 जो है मुझे बटरफ्लाई दिखे। और मान लीजिए मुझे अर्थवर्म दिखे, तो अर्थवर्म मुझे कितने दिखे, अर्थवर्म मुझे मान लीजिए कि 20 या फिर 12 दिखे, ठीक है। तो ये मैंने क्या देखा, ये मैंने उनका पॉपुलेशन देखा अपनी जगह में। तो मुझे प्लांट और एनिमल दोनों का ही पॉपुलेशन जो है देखने को मिला। तो गिवन एग्जाम्पल में मेरे पास 20 क्या थे, मैरीगोल्ड के प्लांट थे, और 5 प्लांट थे तुलसी के उस 1/1 मीटर स्क्वायर के एरिया में, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो एक ग्रुप होता है सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म का किसी हैबिटेट में एक गिवन टाइम पर, ठीक है। आगे बात में समझ में, पॉपुलेशन क्या होता है, एक गिवन टाइम पर जब हम देख रहे हैं तो ये जो 20 आया था ये क्या है, ये एक ही तरीके का मैरीगोल्ड का प्लांट है, उसकी पॉपुलेशन है। तो एक गिवन टाइम पर जब हम एक एरिया में ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उस स्पीशीज की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है वो उसकी पॉपुलेशन दिखाती है, ठीक है। तो क्या किसी हैबिटेट में सिर्फ एक ही तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, और अगर ऐसा होता तो फिर क्या होता, अगर सारे ऑर्गेनिजम्स जो है सेम हो जाएंगे तो उनका जो रिक्वायरमेंट है वो कैसी हो जाएगी, वो एक जैसी हो जाएगी। अगर सिर्फ एक ही तरीके के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं तो सबकी रिक्वायरमेंट एक जैसी होगी। तो फिर जो नीड्स हैं जैसे कि फूड हो गया, वाटर हो गया, स्पेस हो गया, ये इसमें क्या होगा, कंपटीशन होने लगेगा, खाने वगैरह की कमी आ जाएगी, रिसोर्सेज वगैरह की जो है कमी आ जाएगी, स्कार्सिटी आने लगेगी। और अगर स्कार्सिटी आने लगेगी तो उसके साथ और क्या होगा, उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगेगी, कम होने लगेगी, है कि नहीं। क्योंकि खाना खत्म हो गया तो ओरिजिनल जो एक ही तरीके की पॉपुलेशन थी वो पॉपुलेशन भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। उनमें से जो पहले कमजोर लोग हैं वो खत्म हो जाएंगे, और फिर जो सरवाइव कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे, ठीक है। तो हमने जो दोनों एक्टिविटीज की उसमें ऑब्जर्व किया कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक ही हैबिटेट में एक साथ रहते हैं, अलग अलग पॉपुलेशंस जो हैं वो एक ही हैबिटेट में एक साथ रह रहे हैं। तो कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी में अलग अलग पॉपुलेशन जो है एक ही हैबिटेट को शेयर करती है। बहुत सारे स्पीशीज जो हैं उनके सबके अपने अपने पॉपुलेशन हैं, और सारे पॉपुलेशन एक साथ क्या कहला रहे हैं, कम्युनिटी कहला रहे हैं। तो द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ अ हैबिटेट, कम्युनिटी क्या है, पॉपुलेशन है, लिविंग चीजों की पॉपुलेशन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट। तो लिविंग बीइंग्स या फिर बायोटिक कंपोनेंट किसी हैबिटेट का, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये एक साथ क्या बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए पॉन्ड हैबिटेट में फिश की पॉपुलेशन है, एक्वाटिक प्लांट्स की पॉपुलेशन है, एल्गी है, वाटर बर्ड्स हैं, इन सब को एक साथ हम क्या बोलेंगे, इन सब को बोलेंगे हम कि ये कम्युनिटी बना रही हैं उस पॉन्ड की, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं सर्वाइवल के लिए। अब एवर हर्ड ऑफ में आइए देखते हैं आज हमको क्या पढ़ना है। तो आपने देखा होगा ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स जो होते हैं, जो आपके आसपास जो है देखा होगा आपने। चलिए मान लीजिए हिबिस्कस या फिर रोज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो आपने कभी क्या इसके पार्ट्स को देखा है, आपने देखा होगा एक स्टॉक होता है जिसपे ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्टॉक है, इस पे जो है नीचे जो छोटी ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर है इसको हम सेपल बोलते हैं। जो कलरफुल पार्ट होता है, जो कलरफुल लीव्स होती हैं वो क्या होती हैं, पेटल्स होती हैं। अब आपने उसमें बीच में देखा होगा कि एक जो है फिलामेंट जैसा होता है, उसके ऊपर एंथर लगा होता है, उसके ऊपर जो है ये जो येलो कलर का छोटा दिख रहा है एक ऐसे स्टिक से जो है जुड़ा हुआ होता है, वो क्या है, वो स्टेमन कहलाता है। और बीच में ये जो आपको सिलेंड्रिकल पार्ट दिख रहा है ये क्या है, ये है हमारा कार्पेल, ठीक है। तो
सेपल्स और पेटल्स हमने देख लिए। कार्पेल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और स्टेमन मैंने बताया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। स्टेमन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है जिसको एंथर बोलते हैं, वो जब बर्स्ट करता है मैच्योर होने के बाद तो उसमें से पाउडरी सब्सटेंस निकलता है जिसको हम पोलन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। जब हवा चलती है या फिर वाटर इंसेक्ट्स जो हैं वो या फिर वाटर हो गए या इंसेक्ट्स हो गए, वो क्या करते हैं, मान लीजिए एक इंसेक्ट गया नेक्टर लेने प्लांट से, उसको लीफ, कलरफुल लीफ देख के वो अट्रैक्ट हुआ, उसके पास गया, उसकी बॉडी में पोलन लग गए। अब ये पोलन चले गए, वो इंसेक्ट जब दूसरे प्लांट पे गया, दूसरे प्लांट के पास, तो पोलन का क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया। हवा उड़ी, ये पोलन उड़ के दूसरे जो है हमारे प्लांट्स के पास चला गया। कहीं मान लीजिए पानी था, पानी के थ्रू ये पोलन बह के दूसरे प्लांट्स के पास चला गया। तो ये जो ट्रांसफर है डिफरेंट फ्लावर्स के पास, वो क्या हो रहा है, एक पोलन का दूसरे फ्लावर्स की फीमेल पार्ट के पास जब ट्रांसफर होता है तो हम उसको कहते हैं पॉलिनेशन, और ये बहुत एसेंशियल होता है फ्रूट्स और सीड बनाने के लिए। ठीक है, अब आइए हम एक्टिविटी जो है 12.3 करेंगे, और क्या फाइंड आउट करेंगे कि सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं कम्युनिटी में क्या वो ज़रूरी होते हैं, क्या हर ऑर्गेनिज्म का ज़रूरी होता है कम्युनिटी में प्रेजेंट होना, या फिर अगर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है तो भी हमारा काम चल जाता है। तो रिसर्चर्स ने एक स्टडी कंडक्ट की और देखा कि कैसे जो फिश की पॉपुलेशन है प्लांट्स पॉन्ड में वो क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है। फिश की पॉपुलेशन अफेक्ट हुई तो उसके आसपास के जो प्लांट्स थे उसकी पॉपुलेशन भी अफेक्ट हो गई, सीड प्रोडक्शन जो था वो भी अफेक्ट होने लगी। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि दो पॉन्ड्स थे, एक पॉन्ड था ए और बी। ए वाला जो पॉन्ड था उसमें फिश थी और उसके आसपास जो फ्लावरिंग प्लांट्स थे वो भी बहुत सारे थे, लेकिन जो बी वाला प्लांट था, जो बी वाला हमारा पॉन्ड था उसमें फिशेस नहीं थी और उसके आसपास जो फ्लावरिंग प्लांट्स थे वो भी बहुत कम थे। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि जो हमारी फिशेस होती हैं वो क्या करती हैं, फिशेस जो हैं, जो ड्रैगन फ्लाइज के लार्वा होते हैं उनको क्या करती हैं, खा जाती हैं। ठीक है, तो जो ड्रैगन फ्लाइज होते हैं वो अपना लार्वा कहाँ पर रखते हैं, वो अपना लार्वा जो है पॉन्ड की सरफेस पे, वाटर पे देते हैं। तो फिशेस उस लार्वा को जो है क्या करती हैं, खा जाती हैं। तो पॉन्ड्स में वो पॉन्ड जहाँ पर फिशेस कम हैं वहाँ पे ड्रैगन फ्लाइज खूब सारी होंगी। ये ड्रैगन फ्लाइज क्या करती हैं, जो पॉलिनेटर्स हैं, जो पॉलिनेट करने वाले हमारे इंसेक्ट्स हैं, चाहे वो बटरफ्लाई है, बी है, उनको ये ड्रैगन फ्लाइज खा जाते हैं। इसकी वजह से पॉलिनेशन नहीं होता है, सीड्स नहीं फॉर्म होते हैं, और जो हमारे प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वो फ्लावर नहीं बना पाते हैं और वो उनकी पॉपुलेशन और नहीं बढ़ पाती है। तो अगर जहाँ पर जो ए वाला हमारा पॉन्ड था, जब वहाँ पे लार्वा खा गए, हमारी फिशेस ने लार्वा खा लिया, तो ड्रैगन फ्लाइज बहुत कम रही, तो बीज, फ्लाइज और बटरफ्लाइज जो है बहुत ज़्यादा थी। और ये इंसेक्ट्स क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं, और इसी वजह से उनके आसपास क्या होते हैं, जो प्लांट्स हैं बहुत सारे सीड्स बनाते हैं और फ्लावर्स जो है बहुत सारे हमको देखने को मिलते हैं उस पॉन्ड में जहाँ पर फिश ज़्यादा थी। ठीक है, तो इस स्टडी से आपको क्या देखने को मिलता है, और हाउ डज द पॉपुलेशन ऑफ फिश इन अ पॉन्ड अफेक्ट सीड प्रोडक्शन इन नियर बाई प्लांट्स। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिला और कैसे जो पॉपुलेशन थी फिश की उसने अफेक्ट किया था फ्लावरिंग प्लांट्स की पॉपुलेशन को। तो इस स्टडी ने दिखाया कि बायोटिक कंपोनेंट, एक जो हमारा बायोटिक कंपोनेंट था जो कि हमारी फिश थी या फिर, और उसने कैसे अफेक्ट किया एक दूसरे बायोटिक कंपोनेंट को। क्या क्या बायोटिक कंपोनेंट्स थे, फिश थी, ड्रैगन फ्लाइज, पॉलिनेटर्स, प्लांट्स, और जो एबायोटिक कंपोनेंट्स थे जैसे कि टेम्परेचर, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, इन सारी चीज़ों ने क्या किया, आपस में इंटरैक्ट किया, और आपस में इंटरैक्ट करके एक दूसरे को जो है क्या किया, अफेक्ट किया। अब मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फिशिंग कर रहे हैं। ओवर फिशिंग अगर आप करने लगेंगे तो इससे क्या होता है, हमको बहुत ज़्यादा जो है डिसबैलेंस का सामना करना पड़ता है।
है। मान लीजिए आपने क्या की, ओवर फिशिंग करी, फिशेज नहीं है, ड्रैगन फ्लाइज बढ़ गई, ड्रैगन फ्लाइज ने क्या किया, वहां के लोकल तो खा ही लिया, उसके बाद जो है जब उनने इंसेक्ट्स खा लिए, उनकी पॉपुलेशन और बढ़ी, तो वो आसपास के जो फार्मलैंड्स हैं, जो खेत हैं, वहां जाके जो हमारे अनाज हैं उनको क्या करेंगे, उनको भी डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो what are different types of interactions among organisms and their surroundings? क्या अलग अलग तरीके के interactions होते हैं organisms और उनके surroundings के बीच में, आइए ये भी जान लेते हैं। तो क्यूरियोसिटी ग्रेड 7 में आपने पढ़ा था कि कैसे प्लांट्स और एनिमल्स को जो है एयर, वाटर, सॉइल और सनलाइट की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बायोटिक कम्युनिटी के, वो किस पे डिपेंड करते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। किसके लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। मतलब कि जो एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स हैं किसी भी कम्युनिटी के, वो क्या होते हैं। अच्छा, कम्युनिटी की बात हो रही है तो सिर्फ जो है बायोटिक फैक्टर्स की बात हो रही है, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं रखना है। तो कम्युनिटी किस पे डिपेंड करती है, एबायोटिक फैक्टर्स के साथ जो है साथ में मिलके काम करती है और बैलेंस बना के जो है सर्वाइव करती है। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। ये सारे इंटरैक्शंस किसमें, किसके बीच में हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स में, क्योंकि प्लांट भी बायोटिक है, एनिमल भी बायोटिक है। इनमें जब आपस में इंटरैक्शन हो रहा है तो ये क्या है, ये तो इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट्स है। तो दोनों ही तरीके के जो इंटरैक्शन हैं, जो दोनों हमने इंटरैक्शन देखे कि लिविंग और नॉन लिविंग, मतलब बायोटिक एबायोटिक एक साथ जो है काम कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, और जो बायोटिक बायोटिक इंटरैक्शन है, ये दोनों ही जो इंटरैक्शन है बायोटिक कंपोनेंट्स का या फिर बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स का, ये इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी हैबिटेट में सर्वाइवल के लिए। तो आप जब फिगर देखेंगे तो यहाँ से आपको आइडेंटिफाई करना है इंटरैक्शन किसमें, बायोटिक कंपोनेंट्स में और बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स में, जो भी आपने अभी तक सीखा है। तो ये है फिगर, आप देखेंगे यहाँ पे, मान लीजिए बायोटिक बायोटिक का देख लेते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए इंसेक्ट्स हैं, तो उनको ये फ्रॉग क्या कर रहे हैं, खा जा रहे हैं, उससे न्यूट्रिशन मिल रहा है। फिशेस वगैरह होंगी, वो क्या करेंगी, वो इंसेक्ट्स को खाएंगी, थोड़े बहुत प्लांट्स जो छोटे हैं उनको खाएंगी। तो बायोटिक बायोटिक पे जो है डिपेंडेंट है, बायोटिक बायोटिक का इंटरैक्शन यहाँ से देखने को मिला। अब उस फिश को ज़रूरत है किसकी, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की, जो उसको वाटर से मिलेगा। सनलाइट क्या करेगा, सही टेम्परेचर देगा ताकि सब लोग जो है यहाँ पर आसपास अच्छे से रहें। फिर ये वाटर जो है सॉइल को कैसा रखेगा, मॉइस्ट रखेगा। तो ये दोनों एबायोटिक का भी आपको यहाँ पर इंटरैक्शन देखने को मिल रहा है। तो आइए एक्टिविटी में अब हम जो है यही करके देख लेते हैं। तो बेस्ड ऑन गिवन क्राइटेरिया, यहाँ पे आपको जो है 3 क्राइटेरिया दिए हुए हैं, उनके क्राइटेरिया पे आपको आइडेंटिफाई करना है इंटरैक्शन, और फिर जो कि इस फिगर में दिए गए हैं। तो पहला क्राइटेरिया क्या था कि एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स का जो है आपको क्या करना है, इंटरैक्शन दिखाना है। तो मैंने आपको दिखा दिया कि एबायोटिक क्या है, हमारा ऑक्सीजन है, और ये वाटर है, वाटर से ऑक्सीजन ने किसको हेल्प की, हमारे बायोटिक फैक्टर जो कि फिश, उसको हेल्प की, है कि नहीं। और इसको प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, हमको फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी जरूरत होती है, सनलाइट की भी जरूरत होती है। तो सनलाइट ने किसकी हेल्प की, हमारे बायोटिक फैक्टर की हेल्प की। सेकेंड क्राइटेरिया क्या है कि 2 एबायोटिक फैक्टर्स के बीच में आपको जो है एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में इंटरैक्शन दिखाना है। इस फ्रॉग ने किसको खा लिया, इंसेक्ट को, फिश ने प्लांट को खा लिया, इंसेक्ट को खा लिया, इस ईगल ने क्या किया, फिश को हंट करके खा लिया। तो ये किस चीज, ये क्या दिखा रहा है, ये 2 बायोटिक फैक्टर्स के बीच में जो है इंटरैक्शन दिखा रहा है। अब थर्ड क्या है कि इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट्स, दे में इन्फ्लुएंस, एक सेकेंड, ये हमने देखा 2 एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में। आइए देख लेते हैं, अभी जो मैंने आपको बताया वो 2 बायोटिक का था कि जो फ्रॉग ने किसको खा लिया, फ्रॉग ने खा लिया इंसेक्ट को, फिश ने खा लिया इंसेक्ट को और छोटे प्लांट्स को। ये 2 बायोटिक कंपोनेंट्स का था। 2 एबायोटिक कंपोनेंट्स का क्या हो गया, वही मैंने आपको बताया, वाटर ने क्या किया, वाटर ने सॉइल को जो है मॉइस्ट कर दिया, तो वो अच्छा हो गया सॉइल, और उसमें अब हेल्प होगी प्लांट की ग्रोथ के लिए। फिर सनलाइट
सनलाइट ने क्या किया, सही टेम्परेचर प्रोवाइड किया वाटर को ताकि उसमें सस्टेन कर सके लाइफ। तो एक एबायोटिक कंपोनेंट ने दूसरे एबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरैक्शन करके चीज़ों को बैलेंस्ड रखा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो है सारे क्राइटेरियाज मेंशन कर दिए हैं, कुछ मैंने आपको बता दिए हैं, कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है, आप रेफर कर सकते हैं। ऑलराइट, आइए आगे बढ़ते हैं। तो इन एक्टिविटी 12.4 आपने क्या समझा कि अलग अलग टाइप ऑफ इंटरैक्शन जो होते हैं किसी भी हैबिटेट में वो कैसे होते हैं और उनकी वजह से क्या है, पूरा बैलेंस जो है हैबिटेट में वो बना रहता है। फ्रॉम दिस आपने क्या इन्फर किया कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, और जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जैसे कि एयर है, वाटर है, सॉइल है, सनलाइट है, टेम्परेचर है, ये किसी भी हैबिटेट में एक दूसरे से इंटरैक्ट करके क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो जो कम्युनिटी थी अलग अलग पॉपुलेशंस की, उन्होंने किसके साथ इंटरैक्ट किया, एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ। तो कम्युनिटी प्लस एबायोटिक कंपोनेंट्स ने एक साथ आके जब अच्छे से फंक्शनिंग की तो क्या कहलाए, वो इकोसिस्टम बन गया, इकोसिस्टम कहलाया। ठीक है, organisms in an ecosystem interact with abiotic components for food, shelter, protection in an ecosystem। तो जो भी organisms एक ecosystem में present होते हैं वो किस चीज़ के लिए आपस में एक दूसरे से interact करते हैं, वो जो है food के लिए, shelter के लिए, protection के लिए abiotic factors से। organisms हैं तो वो biotic factors हैं और abiotic components के साथ वो क्या करते हैं, interact करते हैं अपनी basic needs के लिए, survival के लिए। जो अलग अलग कम्युनिटीज होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो क्या करती हैं, इंटरैक्ट करती हैं एबायोटिक कंपोनेंट से किसी भी इकोसिस्टम में। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ, मेनली जो है दो तरीके के इकोसिस्टम होते हैं। पहला एक्वाटिक इकोसिस्टम, इसका एग्जाम्पल जैसे आपने पॉन्ड देखा, रिवर देखा, लेक देखा। दूसरा क्या होती है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, फार्म हो गया, या फिर बड़ा बनियान ट्री, फिग ट्री, ये सारे क्या होते हैं आपको एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, मतलब कि जो ज़मीन से रिलेटेड है, कोई फार्म हो गया है, कोई आपका फार्मलैंड है, फॉरेस्ट है, ये सारे क्या हैं, ये सारे टेरेस्ट्रियल है। और पानी वाले जो भी इकोसिस्टम है वो एक्वाटिक इकोसिस्टम है। ठीक है, तो क्या आप कहीं ओवरलैपिंग इकोसिस्टम देख पा रहे हैं इस फिगर में? तो ओवरलैपिंग इकोसिस्टम का क्या मतलब होता है, दोनों तरीके के इकोसिस्टम एक ही जगह प्रेजेंट हो। यहाँ पे देखिए रिवर भी है, यहाँ पे फार्म भी है, हमारा माउंटेन भी है, और जो है ट्रीज वगैरह भी हैं। तो अलग अलग तरीके के जो इकोसिस्टम हैं एक साथ वो प्रेजेंट हैं। यहाँ पे एक्वाटिक और अलग अलग तरीके के टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम सब जो है एक साथ प्रेजेंट है, और इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं कि ओवरलैपिंग ऑफ इकोसिस्टम हमको यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या था, पॉपुलेशन एक ही तरीके की स्पीशीज के ग्रुप को हम कह रहे थे। पॉपुलेशन जब मल्टीपल हो गए, बहुत सारे पॉपुलेशंस को हमने एक साथ कम्युनिटी बोला। ठीक है, अब बहुत सारी जब पॉपुलेशन थी अलग अलग स्पीशीज की, उस कम्युनिटी के साथ हमने जब एबायोटिक कंपोनेंट्स को भी देखा, उसकी प्रॉपर को हमने देखा कि प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है, तो उसको हमने इकोसिस्टम बोला। ठीक है, आइए अब फार्मलैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फार्मलैंड जो हमारी नॉर्मल खेत का एग्जाम्पल ले लीजिए, वो क्या है, वो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम है। और ये जो इकोसिस्टम्स होते हैं वो इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से एक गिवन पॉइंट पे। कहने का मतलब है कि ह्यूमन मेड इकोसिस्टम जैसे कि फार्मलैंड है, इसमें जो है क्या होता है, इंटरैक्शन होता है, एक गिवन पॉइंट पे एक दूसरे से इंटरैक्शन होता है। कहने का मतलब हमने बनाया, अब हमको जो है हमने अपना खेत बनाया, उसमें हमने एबायोटिक फैक्टर डाला, जैसे कि मान लो वाटर डाला, हमने जो है उसमें बायोटिक फैक्टर्स की हेल्प भी हमको लगेगी। उसमें अगर बहुत सारे अर्थवॉर्म्स हैं तो वो हमारी हेल्प करेंगे सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए। हमको सनलाइट की ज़रूरत लगेगी। तो यहाँ पर भी इंटरैक्शन जो है आपको देखने को मिलेगा। अभी हमने जो एक्टिविटी करी थी उसमें हमने देखा कि इम्पॉर्टेंस क्या होती है कंपोनेंट्स की और इंटरैक्शन कैसे होता है इकोसिस्टम में। किसी भी इकोसिस्टम में अलग अलग कंपोनेंट्स, और सिर्फ कंपोनेंट्स का होना जरूरी नहीं है, उनका इंटरैक्शन आपस में होना वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये सारे फूड को प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट में बहुत ज़रूरी होते हैं। सॉइल जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। एयर क्या प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन देता है रेस्पिरेशन के लिए, और हमारे एनिमल्स में को भी, प्लांट और एनिमल दोनों को रेस्पिरेशन के लिए देता है। कार्बन डाइऑक्साइड इसी एयर से मिलती है प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए। वाटर ज़रूरी होता है सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो ये दिखाता है कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिपेंडेंट होते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स या फिर एबायोटिक कंपोनेंट्स में किसी भी इकोसिस्टम पे। हम किस पे डिपेंडेंट है, सारे लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं किसी भी इकोसिस्टम में। तो जैसे बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं डिपेंडेंट है एबायोटिक कंपोनेंट्स पे, वैसे ही एबायोटिक कंपोनेंट्स भी डिपेंड करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स पे। आखिर ऐसा कैसे होता है, एक ट्री का एग्जाम्पल ले लीजिए। आखिर एबायोटिक कंपोनेंट कहाँ से आया, जैसे मान लीजिए प्लांट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, कब, फोटोसिंथेसिस से। तो ये एक एयर का पार्ट है, एबायोटिक कंपोनेंट का पार्ट है, कहाँ से आया, बायोटिक कंपोनेंट से। नेक्स्ट जो हमारी ट्रीज होती हैं वो जो एबायोटिक कंपोनेंट सॉइल है उसको होल्ड करके रखती हैं, और उसको होल्ड करके अगर नहीं रखेंगी तो सॉइल इरोजन का खतरा ज़्यादा हो जाता है। तो एक एबायोटिक कंपोनेंट की हेल्प किसने की, एक बायोटिक कंपोनेंट में। तो ये जो इंटरैक्शन है ये भी देखने को हमको मिलता है। तो आप जो है अब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं इकोसिस्टम के, इकोसिस्टम कहाँ पर, अपने सराउंडिंग में अगर कोई इकोसिस्टम है उसको ऑब्जर्व करिए, उसमें अलग अलग तरीके की इंटरैक्शंस को जो है ऑब्जर्व करिए और आप जो है उसकी स्टडी कर सकते हैं। अब जब आप स्टडी करेंगे तो बायोटिक इंटरैक्शंस को जो है आपको क्या करना है, नोटिस करना है कि कैसे जो है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, डिपेंडेंट है, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं कैसे एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ये सब आपको देखना है। ऑलराइट, तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं। तो आइए क्लासिफाई करते हैं। तो जो हमारा फिगर है उसको हमको स्टडी करना है केयरफुली, और ऑर्गेनिजम्स की जो लिस्ट है वो हमको जो हमारा आगे टेबल मिलेगा उसमें लगाना है। अब यूजिंग द इंटरनेट या फिर स्कूल की लाइब्रेरी आपको फाइंड आउट करना है कि आखिर ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या खाते हैं। आपको अपना ऑब्जर्वेशन जो है टेबल में रिकॉर्ड करना है, आइडेंटिफाई करना है कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो है क्या प्लांट खाते हैं या फिर सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एनिमल्स को खाते हैं या फिर दोनों खाते हैं, ये आपको लिखना है। तो ये हमारा क्या है, वो टेबल है। अब इसमें जो है आप फोटोसिंथेसिस की अगर बात करें तो फोटोसिंथेसिस कौन परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स परफॉर्म करते हैं। अब प्लांट्स जो हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हमने टिक लगा दिया, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके अपना खाना खुद बना लेंगे। तो प्लांट्स जो हैं वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। नेक्स्ट, बाकी सारे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, ठीक है। अब फीड्स ऑन प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट, इनमें से कौन से हैं जो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स पे जो है डिपेंडेंट है, तो हॉर्स हो गया, वो है हमारा, फिर स्क्विरल हो गया, माउस हो गया, ये सारे जो हैं किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट है फीड्स ऑन एनिमल्स, एनिमल्स को कौन खाता है, वल्चर जो है डेड एनिमल्स को खाती है, बंगाल फॉक्स हो गई, शिकरा बर्ड हो गई, उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है आपके एनिमल्स को खाते हैं। नेक्स्ट, फीड्स ऑन बोथ एनिमल्स और प्लांट्स, अगर बात करें जैसे क्रो है वो क्या करता है, दोनों को खाता है। फिर बात करें हम एक रैट का जो कैटेगरी होती है, तो यहाँ पे माउस जो है वो मोस्टली जो है प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं, खेत वगैरह में पाए जाते हैं, लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि कुछ इनकी जो कैटेगरीज होती हैं वो दोनों ही खाती हैं, वो मीट को भी कंज्यूम करती हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो है ये भर लिया है। अब मशरूम की बात करें तो मशरूम क्या होते हैं, ये जो डेड मैटर होते हैं उनको जो है क्या करते हैं, उनको धीरे धीरे ख़त्म करते हैं, डेड मैटर जो वेस्ट है उसको ख़त्म करते हैं और उसको किस में चेंज करते हैं, उसको जो है चेंज करते हैं सिंपल फॉर्म में, और फिर वो वापस से क्या करता है, सॉइल में मिक्स हो जाता है, उसकी न्यूट्रिशन बढ़ा देता है। तो ये डीकम्पोजर्स में आते हैं, ठीक है। तो हाँ, आखिर प्लांट्स को जो है उनका खाना कैसे मिलता है, जैसा कि हमको पता है प्लांट्स को उनका खाना फोटोसिंथेसिस से मिलता है। प्लांट्स ने अपना खाना मैंने क्या बनाया, खुद बनाया। तो ऑटो
ट्रॉफ कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर्स, या फिर ऑटोट्रॉफ कहलाएंगे। ऑटो मतलब सेल्फ, फूड मतलब ट्रॉफ मतलब फूड, तो खुद का खाना वो खुद बना रहे हैं। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद खाना नहीं प्रोड्यूस करते हैं और डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फूड के लिए, उनको हम क्या करते हैं? कंज्यूमर्स कहते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं? दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, वो दूसरों पे फूड के लिए डिपेंडेंट हैं, तो वो हैं कंज्यूमर्स या फिर हेट्रोट्रॉप। हेट्रोट्रॉप का मतलब अदर्स पे डिपेंडेंट हैं फूड के लिए। फिर अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ जो है प्लांट्स खाते हो, ठीक है। अब कंज्यूमर्स जो हैं वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं? अगर सिर्फ प्लांट कंज्यूम कर रहे हैं तो वो हर्बीवोर हैं। अगर वो जो है सिर्फ एनिमल्स कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि लॉयन हो गया, तो वो कार्निवोर हैं। अगर कंज्यूमर्स दोनों ही कंज्यूम कर रहे हैं, प्लांट्स भी एनिमल्स भी, तो हम उनको क्या बोलते हैं? ओमनीवोर बोलते हैं, जैसे कि क्रोज हो गए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आखिर कौन किसको खा रहा है। ये जो हमने पढ़ा अभी कि हेट्रोट्रॉप्स हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं, तो इनमें कौन किसको खाता है, आइए ये हम देखते हैं, ठीक है। तो जो एक्टिविटी हमने करी थी, हमने समझा कि क्या फीडिंग रिलेशनशिप है ऑर्गेनिजम्स के बीच में। जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्लांट्स को खा रहे हैं या एनिमल्स को खा रहे हैं या फिर दोनों को खा रहे हैं। तो आखिर हम लिंकेज कैसे बना सकते हैं? ये जो फीडिंग रिलेशनशिप हमने अभी देखा, उनके बीच में लिंकेज कैसे बना सकते हैं, आइए पढ़ते हैं और बनाते हैं। एक एक्टिविटी करते हैं और बनाते हैं फूड चेन, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लीजिए, किसका? ग्रासलैंड इकोसिस्टम का। अब ग्रासलैंड इकोसिस्टम में मान लीजिए ग्रास है, फ्रॉग है, हेयर है, फॉक्स है, ग्रास हॉपर है, स्नेक है और ईगल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है उसमें रिलेशनशिप आपको दिखा रहा है हु ईट्स हुम का, और एक सिंपल सा एक जो है चेन बना हुआ है, ठीक है। तो आइए पहले इसको देख लेते हैं। ग्रास थी, ग्रास को किसने खा लिया? हेयर ने। अब इस हेयर को किसने खा लिया? हमारे लेपर्ड ने या फिर मान लो फॉक्स ने खा लिया। तो ये क्या हुआ? इसने दिखाया हु ईट्स हुम, किसने किसको जो है कंज्यूम कर लिया, ठीक है। तो आपको ऐसे ही फीडिंग रिलेशनशिप बनानी है बाकी और ऑर्गेनिजम्स की। मान लीजिए यहाँ पर ग्रास था, ठीक है। ग्रास को किसने खा लिया? ग्रास को मान लीजिए आपके हेयर ने खा लिया। हेयर को किसने खा लिया? मान लीजिए आपके पास जो है ग्रास को किसने खा लिया? चलिए एक और दूसरा बना लेते हैं, हेयर वाला तो यहाँ पे दिया है। ग्रास को ग्रास हॉपर ने खा लिया, ठीक है। ग्रास को किसने खा लिया? ग्रास को जो है ग्रास को ग्रास हॉपर ने खा लिया। ग्रास हॉपर को किसने खा लिया? फ्रॉग ने खा लिया। फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया और स्नेक को ईगल ने खा लिया। तो ये हु ईट्स हुम का जो आपको चेन दिख रहा है, जो एक रिलेशनशिप दिख रहा है बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में कि कौन किसको खा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम जो है इस लीनियर चेन को हम फूड चेन कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। ये एक सिंपल जो है रिलेशनशिप होता है हु ईट्स हुम का एक इकोसिस्टम में। तो लीनियर सीक्वेंस या फिर लीनियर फूड लिंकेज ऑफ हु ईट्स हुम इन अ इकोसिस्टम इज कॉल्ड फूड चेन, ठीक है। तो ये क्या है? ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये किस चीज का है? ये रिप्रेजेंटेशन है हमारे फूड चेन का। ऑलराइट, तो एक और एग्जांपल जो है हमको दिया हुआ है फिगर 12.9 में कि यहाँ पर हमको जो है ग्रास मिली। ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, उसको फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया, स्नेक को ईगल ने खा लिया। तो यहाँ पे कौन किसको खा रहा है, बस इसी को क्या कहते हैं? अगर ये एक ही सिंगल लाइन में है, इसको हम फूड चेन बोलेंगे। अब आइए हम एक और एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। आप जो है एक क्रॉप फील्ड देख रहे हैं यहाँ पे, जिसमें मिलेट्स लगे हुए हैं, माउस है और ईगल है। तो आपको जो है सबका नंबर काउंट करना है, एक टेबल बनाना है और उसमें जो है ये नंबर फिल करना है और अरेंज करना है इनको असेंडिंग ऑर्डर में। मतलब जो सबसे ज़्यादा उसको सबसे नीचे रखना है और जो सबसे कम है उसको सबसे ऊपर रखना है। तो आप देखिए यहाँ पे जो ये क्रॉप फील्ड है, इसमें बहुत सारे क्रॉप्स लगे हुए हैं मिलेट के। तो मिलेट जो है मान लीजिए कितना है हमारे पास? 200 है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए इसमें कुछ जो है मान लीजिए 25 हमारे पास जो है माउस हैं।
और मान लीजिए ईगल जो पेड़ पे बैठी है वो कितनी है, 1 है, ठीक है, 1 है। तो कह रहे हैं कि सबसे नीचे जो है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा है उसको रखिए। तो हमने यहाँ पे 200 रख दिया, क्या, हमारे मिलेट्स, और उसके बाद 25 आ गए हमारे माउस, और मान लीजिए 1 ईगल है। तो ये जो है कैसा बना रिलेशनशिप, आप देखिए ऐसे पिरामिड जैसा बन गया। पिरामिड जैसा बना कि नहीं बना, है ना। तो आपने जब फिगर बनाया तो आपको क्या एक पिरामिड जैसा बना, ये पिरामिड है, यही तो बना। यहाँ पे हमारा मिलेट था सबसे ज़्यादा, बेस सबसे चौड़ा क्योंकि सबसे ज़्यादा अमाउंट मिलेट का था, फिर हमारा जो था माउस था, और फिर ईगल थी। तो हमको जो है एक पिरामिड जैसा शेप बना। तो इस पिरामिड को जो है हम क्या कहते हैं, हर ऑर्गेनिज्म एक फूड चेन में हर एक स्पेसिफिक लेवल पर होता है, पोजीशन पर होता है। तो इस पिरामिड के एक एक लेवल को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल। ये हमारे मिलेट का ट्रॉपिक लेवल है, ये रैट का हमारे ट्रॉपिक लेवल है, और ये ईगल का ट्रॉपिक लेवल है। तो सबको जो है अपनी स्पेसिफिक पोजीशन दी गई है। तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, वो हमेशा जो है सबसे पहले आते हैं। नीचे से देखना चालू करना है, बेस से पिरामिड को, तो वो सबसे पहले आते हैं किसी भी फूड चेन में, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स जो हैं वो सबसे पहले आते हैं किसी भी फूड चेन में। अब आइए फूड वेब के बारे में जान लेते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं। तो ये जो फिगर है, आप इस फिगर को देखिए, और यहाँ पे आप और भी जो है हु ईट्स हुम का अगर कहीं पे एरो बना सकते हैं तो वो बनाइए, और जो है हाउ मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं आपस में, उनका फीडिंग रिलेशनशिप जो है वो आप दिखा सकते हैं। क्या आपको ये चीज़ जो इकोसिस्टम में मिल रही है उनमें कोई इंटरलिंक या फिर लिंकेज दिख रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, आप देखिए ग्रास है, ग्रास को इसने भी खाया, माउस ने भी खाया, ग्रास हॉपर ने भी खाया, ठीक है। अब इस रैबिट को किसने खा लिया, इस रैबिट को हॉक ने खा लिया। हो सकता है इस रैबिट को जो है डायरेक्ट कौन खा ले, फॉक्स खा ले, और इस माउस को जो है हो सकता है डायरेक्ट स्नेक खा ले। तो मल्टीपल लिंकेजेस आपको दिख रही हैं, यहाँ पे एक नहीं, आपको मल्टीपल फूड चेन दिख रही हैं। तो जब मल्टीपल फूड चेन का आपको एक वेब दिखता है तो ये क्या कहलाता है, ये फूड वेब कहलाता है। तो हमको जब मल्टीपल फूड चेन्स का एक नेटवर्क दिख रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो एक फूड वेब कहलाएगा। जब यही लीनियर लिंकेज थी तो ये फूड चेन था, अब ये क्या बन गया, फूड वेब बन गया है, ठीक है। तो हर ऑर्गेनिज्म जो है वो एक या एक से ज़्यादा लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस एक इकोसिस्टम में जो फूड चेन्स हैं वो क्या हैं, अगर वो इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से, वो नेटवर्क फॉर्म कर रही हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं, ठीक है। आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे फंक्शंस डेवलप होते हैं और फिर जो है वो मर जाते हैं। तो उनकी लाइफ साइकिल के जो भी लाइफ साइकिल है उसमें क्या होती है, बहुत सारी वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस होती है, चाहे डेड मैटर हो, फूड वेस्ट हो। आखिर ये वेस्ट जो है क्लियर कैसे होता है, कौन इनको क्लियर करता है, नेचर जो है क्या करती है हमारे वेस्ट जो नेचर में प्रेजेंट है उसके साथ, अब हम ये जानेंगे। तो फूड जो नेचर में वेस्ट है आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, आइए हम ये जानते हैं। तो आपने देखा होगा छोटे अम्ब्रेला जैसे मशरूम्स को कि वो किसी जो ट्री है जो कि सड़ रही है उस पे प्रेजेंट होते हैं, कहीं आपके जो प्लांट्स हैं जो फिर डीके हो रहे हैं उस पे जो है आपको मशरूम्स देखने को मिलते हैं। ये क्या होते हैं, ये एक तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फंजाई के अंदर आते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फंजाई और बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स जो डेड हो जाते हैं, जो एनिमल कोई डेड हो गया है या फिर प्लांट के जो पत्ते वगैरह गिर गए हैं वो जब डेड हो गए हैं तो अब क्या होता है, उनके ऊपर ये लोग फीड करते हैं उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को। ये क्या करते हैं, डेड प्लांट्स या एनिमल्स के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक करते हैं सिंपलर फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में जो है चेंज कर दिया। अब वो कॉम्प्लेक्स जो है, जो पत्ते थे वो सिंपल फॉर्म में जो है चेंज हो गए हैं, और जब वो सॉइल में मिक्स होंगे तो सॉइल की न्यूट्रिशन वैल्यू क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। सॉइल से न्यूट्रिशन लेकर ही जो प्लांट था वो हमारा बड़ा हुआ था, उसको वहां से न्यूट्रिशन जो है क्या हुई, अब वापस से सॉइल में लौट गई, तो रीसाइकल हो गई हमारी न्यूट्रिशन।
दिस प्रोसेस क्या करती है, रिटर्न करती है न्यूट्रिशन को वापस से सॉइल में। तो जब हमारे जो वेस्ट है, जो हमारे डिकम्पोजर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वेस्ट से जो है सारा न्यूट्रिशन निकाल के वापस से सॉइल में पहुंचा रहे हैं। आप जो है टाइनी इंसेक्ट्स जैसे कि बीटल्स वगैरह, फ्लाइज हो गई, वो आप जो है काउडंग वगैरह पर देख सकते हैं, और वो क्या करती हैं, वो भी यही काम करती हैं, है ना। वो जो है उसको ब्रेक डाउन कर देती हैं, जो भी हमारे काउडंग वगैरह हैं, एलिफेंट के डंग वगैरह हैं, उनको रिसाइकल करके न्यूट्रिएंट्स को वापस से एनवायरनमेंट में पहुंचा देती हैं, और न्यूट्रिशन जो है, जो उनने कंज्यूम किया होता है, उसको वापस से जो है नेचर को रिटर्न कर देती हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम डिकम्पोजिशन बोलते हैं, और जो ऑर्गेनिजम्स ये प्रोसेस करते हैं उनको हम डिकम्पोजर्स या फिर सैप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। सैप्रो का मतलब रॉटन, जो सड़ी चीज़ों को जो है डिकम्पोज करें, उनको हम क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। प्लांट्स जो हैं वो सॉइल में ग्रो करते हैं, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, सॉइल से लेते हैं। ठीक है, वो जो न्यूट्रिएंट्स उन्होंने लिए हैं डिकम्पोजिशन की प्रोसेस में, सॉइल में वो न्यूट्रिशन वापस से लौट आता है। इसीलिए जो डिकम्पोजर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में। न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करके वापस से नेचर को जो है लौटा देते हैं। तो नेचर जो है वो किसी भी चीज़ को कभी भी वेस्ट नहीं करती है। हर चीज़ नेचर में जो है इकोसिस्टम में क्या होता है, रीयूज हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एवर हर्ड ऑफ में हम कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में जानेंगे। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे सीजन्स होते हैं, तो बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो भी थाउजेंड्स ऑफ माइल से जो है क्या होते हैं, उड़ के आते हैं अलग अलग हैबिटेट्स में, अलग अलग जगहों पे इंडिया में। वो माइग्रेट करके आते हैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से, ताकि वहाँ पे अगर क्लाइमेट बहुत हार्श हो गया, बहुत ठंडा हो गया है, तो वहाँ से एक सूदिंग क्लाइमेट की तरफ क्या करते हैं, वो उड़ के आते हैं, और या तो हार्श क्लाइमेट से बचने के लिए या फिर फूड की सर्च में आते हैं। बर्ड्स जो हैं वो सिर्फ यहाँ आने के बाद यहाँ की ब्यूटी को नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि क्या करते हैं, वो इकोसिस्टम को बैलेंस करने में, जैसे मान लीजिए कहीं से आ रहे हैं तो इनकी बॉडी में ये अलग अलग पोलन ग्रेन्स लेकर आते हैं, कहीं बैठे चिपक गई पोलन ग्रेन, तो रास्ते में क्या करते हैं, ये उन सीड्स को डिस्पर्स करते हुए, उन पोलन ग्रेन्स को जो है डिस्पर्स करते हुए आते हैं, सब में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आते हैं। तो पॉलिनेटर्स की तरह ये एक्ट करते हैं और सीड को जो है डिस्पर्स करते हुए आते हैं, जैसे जैसे ये एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। अब रास्ते में इन्होंने कोई फ्रूट खाया, उसकी सीड को जो है इनने कहीं और जाके एक्सक्रीट कर दिया, तो इस तरीके से जो जेनरेशन है प्लांट्स की वो आगे बढ़ती रहती है अलग अलग जगह। इस तरीके से क्या है कि ये जो बर्ड्स जो कि प्रेडेटर्स हैं, इंसेक्ट को खा भी रहे हैं, ये फार्मर्स को क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। ये जो बर्ड्स हैं, पहला इन्होंने हेल्प किया कि पॉलिनेशन करवा दिया, दूसरी इन्होंने क्या हेल्प की कि ये बर्ड्स जो हैं वो एज प्रेडेटर करती हैं काम। ये जो फार्म्स में प्रेजेंट, जो हमारे खेत हैं उसमें जो इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जो पेस्ट प्रेजेंट होते हैं, उनको खा लेती हैं और हेल्दी क्रॉप को ग्रो करने में हेल्प करती हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे कि डेमोइसल क्रेन जो होती है, वो जो हमारी किचान विलेज है जोधपुर में, उसको ठंडियों में विजिट करती है। तो आपको क्या पता है, क्या आपको पता है कि आपके एरिया में कोई बर्ड आती है या नहीं, या फिर नियर बाई एरिया में कोई बर्ड आती है या नहीं? आप क्या कर सकते हैं, आप पोस्टल स्टैम्प्स को जो है कलेक्ट करिए जिसपे माइग्रेटरी बर्ड्स जो है बनी हुई हैं, जो कि इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट जो है रिलीज करता है, और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए कि किस सीजन में जो है कहाँ पर ये बर्ड आती है, उसका नाम क्या है, वो सारी चीज़ों की जो है आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्कूल में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो फिगर जो है उसको देखिए। अब हम क्या समझ रहे हैं कि कैसे एक चेंज अगर हमने किया किसी इकोसिस्टम में, उसकी वजह से बाकी चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो फिगर जो है हमको दिखा रहा है कैसे एक हमने छोटा चेंज किया और उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आने लगे। ठीक है, ये है फिगर, इसका आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मान लीजिए बहुत सारे प्लांट्स थे पॉन्ड में, वो क्या होने लगे, डाई होने लगे, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत था, उसकी
की वजह से जो प्लांट्स थे किस में, पॉन्ड के अंदर, उनकी डेथ हो गई। अब प्लांट्स की वजह से, प्लांट्स नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक है, ऑक्सीजन वाटर में प्रोड्यूस नहीं होगा, जिसकी वजह से फिश की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। अब ऑक्सीजन कम मिला, फिश की पॉपुलेशन जो है वो कम हो गई। इंसेक्ट्स क्या करेंगे, इंसेक्ट्स बहुत सारे ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि इंसेक्ट्स के लार्वा को ये फिशेस जो हैं वो खा जाती हैं। तो अगर फिश की पॉपुलेशन जो है रिड्यूस हो गई तो इसका जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब वहाँ पे जो फिश को खाने वाले जो एनिमल्स आ रहे थे, जो कंज्यूमर्स आ रहे थे, मान लो फिश को खाने के लिए क्रेन्स आती थी, ईगल आती थी, वो भी नहीं आएंगे। तो इंसेक्ट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, इंसेक्ट्स जो है बहुत ज़्यादा नंबर में बढ़ जाएंगे। और वहाँ पर अगर इंसेक्ट्स बढ़े तो आसपास के खेतों में ये इंसेक्ट जाके उन खेतों को क्या करेंगे, बहुत ही सीवियरली अफेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से फार्मर्स जो हैं वो क्या, उन पे क्या होगा, उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा, वो केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल जैसे कि पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करेंगे अपनी क्रॉप के लिए, और जो कि एनवायरनमेंट को जो है पोल्यूट करता है, सॉइल की क्वालिटी को ख़राब करता है, और जो है हमको अलग अलग तरीके के एनवायरमेंटल इश्यूज जो है देखने को मिलेंगे। तो हमने एक बस जो है पोल्यूशन किया था, और पोल्यूशन की वजह से पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है डिस्टर्ब हो गया। तो अगर आप नेचर को इंटरवीन करते हैं तो क्या होता है, आइए जो है इसका एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। तो 1980s के टाइम पे इंडिया जो था वो फ्रॉग की लेग, जैसे कि जो हमारा इंडियन बुल फ्रॉग होता है हैप्लोबैट्रैकस टिग्रिनस, उसके जो है लेग्स को क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था। अब क्योंकि लार्ज स्केल एक्सपोर्ट के लिए जो बुल फ्रॉग थे उनको जो है बहुत यूज़ किया जाने लगा, तो उनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई। अब फ्रॉग्स क्या करते हैं, इंसेक्ट को खा लेते हैं, इसकी वजह से फ्रॉग्स कम हो गए, इंसेक्ट्स जो है बहुत बढ़ने लगे। तो फार्मर्स को जो है ज़्यादा सिंथेटिक पेस्टिसाइड यूज़ करने पे जो है फार्मर्स मजबूर हो गए। तो उसकी वजह से एनवायरनमेंट जो है, सॉइल जो है, वाटर, सबकी क्वालिटी को जो है ओवरऑल अफेक्ट पड़ने लगा। साथ ही साथ अगर आप पेस्टिसाइड वाला खाना खाएंगे तो वो जो है आपकी हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर रहा था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपोर्ट जो था फ्रॉग्स की लेग का, उसको क्या किया, इकोलॉजिकल चेंज, ताकि जो है ना आए, ये जो चेंजेस आ रहे थे उसको बंद करने के लिए उस एक्सपोर्ट को जो है बंद कर दिया। तो एक इकोसिस्टम बैलेंस में तभी रहता है जब इंटरैक्शन जो है ह्यूमंस के ऑर्गेनिजम्स के अमंग उस पूरे इकोसिस्टम में वो कैसे रहें, वो अच्छे रहें और सारे रिसोर्सेज जो हैं वो स्टेबल रहें, तभी जाके वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है बैलेंस में बना रहता है। ये बैलेंस जो है डायनेमिक होता है, कभी कोई चीज़ बढ़ेगी तो कभी कोई चीज़ कम होगी, कोई एक चीज़ अफेक्ट होगी तो बाकी चीज़ें अफेक्ट होगी। ये जो बैलेंस है वो डायनेमिक होता है, फिक्स नहीं होता है। और नेचुरल या फिर ह्यूमन के चेंजेस से जो है ये क्या होता है, डिस्टर्ब हो सकता है। तो हमको इकोसिस्टम को जो है डिस्टर्ब करने का कोई भी काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हाउ डू इंटरैक्शंस मेंटेन बैलेंस इन इकोसिस्टम में हम क्या देखेंगे कि फीडिंग रिलेशनशिप्स के साथ साथ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो compete भी करते हैं, किसके लिए, अलग अलग रिसोर्सेज, जैसे कि फूड हो गया, वाटर हो गया, स्पेस हो गई, सनलाइट हो गई। तो रहने के लिए, खाने के लिए, सनलाइट के लिए अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन भी करते हैं। अब अगर कंपटीशन कर रहे हैं तो इससे क्या होती है, पॉपुलेशन की जो साइज है वो क्या होती है, कंट्रोल रहती है, बैलेंस्ड रहती है। और इसके अगर ऐसा नहीं है तो एक स्पीशीज क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो दूसरी स्पीशीज है वो क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो इससे इकोसिस्टम में एक इम्बैलेंस हो जाएगा। तो ये कंपटीशन भी जो है वो ज़रूरी होता है ताकि जो पॉपुलेशन है किसी भी स्पीशीज की वो कैसी रहे, वो कंट्रोल में रहे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अलग अलग तरीके के इंटरैक्शंस दिए हुए हैं। तो म्यूचुअलिज्म, कॉमनसेलिज्म और पैरासिटिज्म के बारे में अब हम पढ़ेंगे।
तो म्यूचुअलिज्म क्या होती है? जब दोनों ऑर्गेनिजम्स को जो है बेनिफिट होता है। कहने का मतलब एक हनी बी है और फ्लावर है, हनी बी फ्लावर के पास गई, उसको वहां से नेक्टर मिला, उसका फायदा हुआ, उसकी बॉडी पे पोलन ग्रेन्स लग गए, और जब वो हनी बी दूसरे फ्लावर के पास गई तो वहां पे वो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो गया, तो पॉलिनेशन भी हुआ। तो म्यूचुअलिज्म में दोनों ही ऑर्गेनिजम्स का जो है फायदा होता है। अब कॉमन सेलिज्म में एक ऑर्गेनिज्म का जो फायदा होता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ये है, ऑर्किड्स जो है वो अगर किसी ट्री के ऊपर जो है उग गए तो वहां से उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, लेकिन उस ट्री को जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अनअफेक्टेड है, तो ये कॉमन सेलिज्म कहलाता है। अब पैरासिटिज्म जो है उसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म का लॉस होता है और दूसरे का फायदा होता है। जैसे ये टिक है, जब ये हमारी जो डॉग है उसकी स्किन पे आ जाएगी तो उसका जो है ब्लड लेगी, उसको जो है स्किन इरिटेशन देगी, तो डॉग का लॉस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म जो कि टिक है उसका फायदा हो रहा है। तो ये हमने अलग अलग तरीके के रिलेशनशिप्स देखे। अब ये जो इंटरैक्शंस हैं ये क्या हैं? ये सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ लाइफ है उसके जो है पार्ट हैं। आपको ये इकोसिस्टम में इंटरैक्शंस जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम जो है क्या करने वाले हैं, एक साइंटिस्ट के बारे में जानने वाले हैं। तो असीय जवाहर थॉमस जॉन सिंह जो थे, AJT जॉन सिंह, वो एक फेमस इंडियन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने हेल्प करी हमको फॉरेस्ट इकोसिस्टम को समझने में। कैसे? एनिमल्स के नज़रिए से। वो जो है एक पायनियर थे जो कि स्टडी कर रहे थे वाइल्ड लाइफ को मॉडर्न ट्रैकिंग सिस्टम से। उनकी जो रिसर्च थी उन्होंने दिखाया कैसे प्रेडेटर्स और टाइगर्स, प्रेडेटर्स जैसे कि टाइगर्स हो गए, लेपर्ड्स हो गए, वो उनकी लाइफ डिपेंड करती है अपने शिकार की, अपने प्रे की लाइफ पे। अगर जो प्रे है जिनको ये लोग खा रहे हैं उनका अगर जो है कम हो जाए, जैसे कि डियर कम हो गए, वाइल्ड बोर कम हो गए, तो क्या होगा? तो जो है हमारे जो टाइगर्स हैं, लेपर्ड्स हैं, वो भी जो है उनकी पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी। तो इनकी लाइफ जो है इन पे डिपेंड करती है। और जब वो बंदीपुर नेशनल पार्क में जो है काम कर रहे थे कर्नाटका में, तब उन्होंने अपनी ये रिसर्च जो है वो दिखाई थी। इन्होंने प्रूव किया कि अगर प्रे की पॉपुलेशन हेल्दी है, अगर जो प्रे है वो उसकी पॉपुलेशन हेल्दी, अगर डियर की और वाइल्ड बोर की अच्छी पॉपुलेशन है, तो वहाँ के जो प्रेडेटर्स हैं वो भी, उनका सर्वाइवल रेट भी जो है बहुत अच्छा होता है। उन्होंने बहुत सारे यंगस्टर्स को इंस्पायर किया कि वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ो, उनको प्रोटेक्ट करो और जो है उनके बारे में क्या करो, इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानो। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कि क्या बेनिफिट्स हैं किसी भी इकोसिस्टम के। ठीक है, वी हैव लर्नड कि बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस को सपोर्ट करने के लिए। अगर बैलेंस चाहिए तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट इकोसिस्टम के एक साथ जो है काम करने चाहिए बैलेंस्ड वे में। फॉर एग्जाम्पल, जो फॉरेस्ट है वो फ्रेश एयर देता है, फर्टाइल सॉइल देता है, फूड देता है, टिम्बर देता है, मेडिसिन देता है। सिमिलरली जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है वो वाटर प्रोवाइड कर रहा है, फूड प्रोवाइड कर रहा है। इकोसिस्टम जो है वो एस्थेटिक्स, मतलब वो सुंदरता भी हमको प्रोवाइड करता है। ये जो बेनिफिट है ये सपोर्ट करते हैं हमारे वेलबींग को। ठीक है, हम कैसे नेचर से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं, ह्यूमंस जो हैं वो भी क्लोजली रिलेटेड हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हमको नेचर से मिल जाती हैं, नेचर जो है हमको नेचुरली ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसका ओवर यूज़ करते हैं या फिर मिसयूज़ करते हैं, तो इससे नेचर का जो है बैलेंस वो बिगड़ने लगता है। ठीक है, तो आइए इसका जो है एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि कैसे नेचर ने जो हमको चीज़ दी है उसका हम मिस यूज़ ओवर यूज़ करेंगे तो कैसे जो है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ता है। एग्जाम्पल है सुंदरबंस। सुंदरबंस जो हैं, जो कि वेस्ट बंगाल साइड पे प्रेजेंट हैं, कहाँ पे? गंगेज और ब्रह्मपुत्र रिवर जहाँ पर मिलती हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, वहाँ पर सुंदरबंस प्रेजेंट है। इनके पास सबसे ज़्यादा जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट है, लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो यहीं पर प्रेजेंट है। ठीक है,
अब जो सुंदरबन फॉरेस्ट है वो रिवर है, बहुत सारे ये जो सुंदरबन फॉरेस्ट और रिवर क्या है, वहाँ पर बहुत सारे वैरायटी ऑफ आपको एनिमल्स और प्लांट्स जो है देखने को मिल जाएंगे और बहुत सारे एंडेंजर्ड स्पीशीज भी आज वहाँ पर हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि अब वो जो है धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, फ्लोरा और फौना दोनों ही। तो सुंदरबंस जो हैं वो हमको प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे? मान लीजिए स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, स्ट्रॉन्ग वेव्स हैं, फ्लड है, कोई जो है अर्थक्वेक वगैरह आ रहा है, उसकी जो इफेक्ट है, उसका जो इम्पैक्ट है, उसको ये कम कर देते हैं। तो नेचुरल डिजास्टर्स के जो है इम्पैक्ट उसको ये कम कर देते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। दूसरी चीज, वहाँ के जो ट्रीज हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है अब्जॉर्ब कर लेते हैं और अबंडेंस में ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस की वजह से यूनेस्को ने 1987 में सुंदरबंस को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी जो है डिक्लेयर कर दिया था। हाउएवर सुंदरबंस जो हैं अब क्या है, बहुत ही उनके ऊपर खतरा है। किस चीज का? मैंग्रोव ट्रीज को जो है हम काट देते हैं फ्यूल के लिए, फार्मिंग के लिए, वहां पर इलीगल हंटिंग होती है, फॉरेस्ट का ओवर यूज होता है, उसकी वजह से जो वहाँ की वाइल्ड लाइफ है वो थ्रेट में है, वो खतरे में है। जो पॉल्यूशन होता है इंडस्ट्रियल एरिया का, जो अनट्रीटेड सीवेज वाटर है, वो वाटर हैबिटेट की वहाँ पे जो वाटर हैबिटेट है उसको भी क्या कर रही है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं ये डिसरप्ट करती हैं नेचुरल वे जिसमें इकोसिस्टम जो है काम करता है। सिमिलरली बाकी जो इकोसिस्टम्स हैं अक्रॉस इंडिया वो भी किसमें हैं, थ्रेट में है, अंडर थ्रेट है। ठीक है। अब प्रॉब्लम्स जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो गई, ओवर यूज हो गया नेचुरल रिसोर्सेज का, स्प्रेड हो गया इन्वेसिव स्पीशीज का, और अनसस्टेनेबल जो लैंड यूज है और पोल्यूशन है, ये क्या कर रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमारे फॉरेस्ट हो गए, रिवर्स हो गए, स्क्रब लैंड्स हो गए, वेटलैंड्स हो गए, ग्रास लैंड्स हो गए, कोस्टल एरियाज हो गए, इन सब को जो है अफेक्ट कर रहे हैं, इन सब को जो है डैमेज कर रहे हैं। और आप देखेंगे ये सारे के सारे ह्यूमन एक्टिविटीज ही हैं। तो मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं वो हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमको नेचर ने चीजें प्रोवाइड कर रही हैं, उसको क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। तो आखिर इस डैमेज को हम कैसे रोक सकते हैं? थिंक अबाउट कि क्या क्या एक्शंस जो हैं आपकी कम्युनिटी में जो है लिए जाते हैं और इम्पॉर्टेंट इन प्लेसेस को बचाने के लिए। ठीक है। आवर साइंटिफिक हेरिटेज में हम पढ़ेंगे एक ऐसा एक्शन जो पूरी कंट्री में जो है लिया जाता है बचाने के लिए। तो वो क्या है, प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं वो बनाए गए हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हो गई, नेशनल पार्क्स हो गए, ये सारे। ठीक है। तो प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं वो लैंड और वाटर का वो पार्ट होता है जिनको हम अलग कर देते हैं, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हैं, उनके हैबिटेट में ही वाइल्ड लाइफ रहती है और हम उनको जो है कंजर्व करते हैं। ठीक है। इंडिया के पास बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जैसे कि नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए और कम्युनिटी कंजर्व्ड एरियाज भी प्रेजेंट हैं। ये प्लेसेस जो हैं वो हेल्प करते हैं पूरे जो हैबिटेट है, इंक्लूडिंग हमारे इंडेंजर्ड एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गई, बहुत सारे रेयर प्लांट्स हो गए, इनकी कम्युनिटी को जो है कंजर्व करने में हेल्प करते हैं। कुछ फेमस एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। मानस नेशनल पार्क प्रेजेंट है असम में। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वेस्टर्न घाट्स में। चिलिका लेक है ओडिशा में। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी प्रेजेंट है अरुणाचल प्रदेश में। हेमिस नेशनल पार्क है लेह में। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है मणिपुर में। पिरोटन आइलैंड मरीन नेशनल पार्क है गुजरात में। ये सारे जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं ये बहुत काम करते हैं। आपने वनतारा के बारे में सुना होगा, वो भी गुजरात में है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है हमारी बहुत सारे इंडेंजर्ड स्पीशीज को जो है प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं, नेचर को जो है बैलेंस करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है। तो अब हम जानेंगे ह्यूमन मेड इकोसिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम में हम देखेंगे कि ह्यूमंस ने क्रिएट किए हैं आर्टिफिशियल कुछ इकोसिस्टम, जैसे कि फिश पॉन्ड हो गए, आपके जो फार्म्स हैं, आपके जो खेत हैं, पार्क हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे ह्यूमन मेड इकोसिस्टम का पार्ट है, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम कहलाते हैं। अब अगर आपने बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया, कोई पार्क आपने जो है बहुत अच्छे से बनाया है, वहाँ पे पॉन्ड भी बनाया है,
वहाँ पे ट्रीज भी हैं, तो ये किस में हेल्प करते हैं, ये जो है पोल्यूशन को कम करने में हेल्प करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को भी सपोर्ट करते हैं और जो है हमारा जो एरिया है उसको जो है अच्छा बनाते हैं, क्रिएटिव भी बनाते हैं। ठीक है, अनलाइक नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे ह्यूमन मेड इकोसिस्टम्स हैं उनको जो है ह्यूमन केयर की ज़रूरत पड़ती है, हमको जो है उसको मेंटेन करने के लिए एफर्ट जो है लगाना पड़ सकता है। ठीक है, अब हेल्दी इकोसिस्टम जो है हमारे फार्म्स को कैसे सर्व करते हैं, आइए वो जान लेते हैं। फार्मिंग जो है लाइवलीहुड का एक बहुत ही मेजर सोर्स है इंडिया में, और जो है अनसस्टेनेबल ये फार्मिंग हो सकती है अगर आपने अच्छे से जो है एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीके जो है नहीं अपनाए तो। ह्यूमंस जो हैं प्रैक्टिस करते आ रहे हैं फार्मिंग थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से, क्या, फूड को ग्रो करने के लिए। ठीक है, अब जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है हमको एग्रीकल्चर ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फूड की ज़रूरत लगेगी, लेकिन 1950 से 1965 के बीच में इंडिया में बहुत कम क्रॉप प्रोडक्शन हुआ था और बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस हो गई थी फूड की। तो मिड 20th सेंचुरी में क्या हुआ कि हमने जो है अलग अलग मशीन्स यूज़ करी, ट्रैक्टर्स यूज़ करे, साथ ही साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करे और पेस्टिसाइड्स यूज़ करे। इसकी हेल्प से फूड का प्रोडक्शन जो था वो इंक्रीज हो गया और इस पीरियड को हमने क्या बोला, ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला। जब हमने क्राइसिस के बाद बहुत अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन किया तो उस मिड 20th सेंचुरी को हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला। हाउएवर अब जो फार्मिंग मेथड्स थे वो वाले आज के टाइम पे अनसस्टेनेबल कहलाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो है यूज़ हो रहे हैं, साथ ही साथ ग्राउंड वाटर जो है बहुत ही ज़्यादा यूज हो जाता है। और एक ही टाइप का अगर आप क्रॉप यूज कर रहे हैं जिसको हम मोनोकल्चर कहते हैं, तो जो प्लांट है, जो हमारी सॉइल है, उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, उसकी जो क्वालिटी है वो भी क्या होती है, खराब होती है। तो आखिर इन प्रैक्टिसेस से जो है हार्म कैसे पहुंच रहा है एनवायरनमेंट को और ह्यूमन हेल्थ को। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि पेस्टिसाइड्स का ओवर यूज करना, एक ही तरीके की क्रॉप जो है रिपीटेडली लगाना, इससे क्या होता है, सॉइल का डिग्रेडेशन होता है, उसकी क्वालिटी जो है वो खराब होती है। अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि इकोसिस्टम्स जो हैं वो हम अगर ये समझे कि इकोसिस्टम हमको हेल्प करते हैं अडेप्ट करने में बेटर और ज़्यादा सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस में, तो ये समझ आएगा हमको कि इकोसिस्टम एक्चुअली जो है वो क्या कर रहा है, हमको हर चीज़ का गेट ओपन करके दे रहा है कि नेचर तुमको हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रही है, तुम बस जो है सस्टेनेबल तरीके से चीज़ें करो सो दैट नेचर डैमेज ना हो। अगर नेचर डैमेज होगी तो उसका रिजल्ट, उसका इम्पैक्ट जो है वो तुम्हारे ऊपर भी दिखेगा। ठीक है, आइए हम एक एक्टिविटी करते हैं, एक सर्वे करते हैं। तो आपको नियर बाय फार्म को जो है, अपना आसपास का जो कोई फार्म है उसको अपने पेरेंट या टीचर के साथ जो है विजिट करना है। एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आप बना लीजिए, जो आपको जाके वहाँ पर जो है फार्मर से क्या करना होगा, पूछना होगा। अब आप उसमें जो है कुछ क्वेश्चंस जो है ऐड कर सकते हैं, जैसे कि क्या आपने जो है फार्मिंग प्रैक्टिसेस ओवर द ईयर चेंज करी हैं या फिर वही है। ठीक है, आपको क्या क्या जो है, आप सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, तो उसका जो है क्या क्या इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। क्या आपने कोई चेंजेस देखे हैं सॉइल की हेल्थ में आफ्टर आपने जो है सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स डाले हैं, और ये जो रिजल्ट आया है उसको आप क्या करेंगे, अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपने जो है क्या इन्फ्रेंस निकाला है फार्मर से इंटरैक्शन के बाद। तो स्टूडेंट्स, जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं और जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन और हेल्प करते हैं कंट्रीज लाइक इंडिया को फूड सिक्योर बनने में। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, पेस्टिसाइड से पेस्ट वगैरह मार दे रहे हैं तो क्रॉप खराब नहीं हो रही है, हमारे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो फूड का जो स्कार्सिटी है वो कम हो रही है, फूड जो है हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन
लॉन्ग टर्म इन केमिकल्स का यूज क्या होता है कि एनवायरमेंट को पोल्यूट करता है, सॉइल की हेल्थ को जो है खराब करता है। तो ओवर यूज अगर आप कर रहे हैं सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का, तो सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो खराब हो जाती है। इससे जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं, और जो ऑर्गेनिक मैटर है जो कि ह्यूमस कहलाता है वो भी क्या होता है, वो भी जो है कम होने लगता है, उसका अमाउंट कम होने लगता है, जो कि सॉइल के पार्टिकल्स को बाइंड करता है। ये मान लीजिए कि बहुत सारे पत्ते हैं, वो जब डिकम्पोज हो जाते तो वो जो ब्लैक कलर का मैटर होता है वो क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है। अब इस ह्यूमस का काम है कि पार्टिकल्स जो हैं सॉइल के उनको बाइंड करके रखे। जब पार्टिकल्स एक साथ रहेंगे तो वो जो है इरोजन नहीं होगा, वो जो है लेयर सॉइल की हटेगी नहीं। ठीक है, तो अगर इनफ ह्यूमस नहीं है तो सॉइल जो है बहुत ही ज़्यादा प्रोन हो जाती है किस चीज़ के लिए, सॉइल इरोजन के लिए। ठीक है, ऑल्सो ये रिड्यूस कर देता है क्या, पॉपुलेशन ऑफ जो नेचुरल, अगर आप सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं तो क्या करता है, जो नेचुरल प्रेडेटर्स हैं वो भी अब नहीं आते हैं। ठीक है, तो इससे अल्टीमेटली क्या इंक्रीज हो जाता है, पेस्ट की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। आपने क्या किया, आपकी जो सॉइल है उसमें जो है वहाँ पे क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, चीज़ें खराब हो रही हैं, उसकी वजह से जो प्रेडेटर्स हैं जो आते थे और आपके जो है आपके पेस्ट वगैरह को, कीड़ों को खा लेते थे, अब वो भी नहीं आ रहे हैं, तो आपके खेत में जो है बहुत सारे पेस्ट हो जा रहे हैं। साथ ही साथ हैवी इरिगेशन कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं और बार बार जो है प्लाउइंग कर रहे हैं, तो उससे जो हमारे अर्थवर्म्स हैं, जो जिनको जो है फार्मर का फ्रेंड कहा जाता है, जो स्नेल्स हैं, वो भी डिस्टर्ब होते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस का। ये भी सॉइल की फर्टिलिटी में क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो और साथ में कुछ पेस्ट होते हैं जो कि क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं पेस्टिसाइड से, और उनको जो है कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये भी प्रॉब्लम है। और क्या प्रॉब्लम है कि आप एक ही तरीके का क्रॉप रिपीटेडली लगा रहे हैं, जिसको मोनोकल्चर बोलते हैं। इससे भी जो सॉइल की क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। एक ही तरीके का क्रॉप लगा रहे हैं तो एक ही तरीके का न्यूट्रिशन वहाँ से बिल्कुल कम हो जाता है। ठीक है, तो इससे जो है क्रॉप की डाइवर्सिटी जो है वो भी नहीं है। अलग अलग तरीके का क्रॉप होगा तो अलग अलग तरीके के पॉलिनेटर्स आएंगे, तो अब पॉलिनेटर्स भी नहीं आएंगे, और वो जो है फूड, अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो फूड प्रोडक्शन आखिर कैसे इंक्रीज होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, फूड के प्रोडक्शन को जो है ओवरऑल कम कर देती हैं। तो फार्मिंग को ज़्यादा सस्टेनेबल बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, आजकल के लोग जो हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग मेथड्स को जो है अपना रहे हैं। वो कम से कम सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं, सस्टेनेबल फार्मिंग करते हैं, और मिनिमल जो है वो जो नेचर का बैलेंस है उसको जो है कम से कम जो है बिगाड़ते हैं। नेचर से जो है जितनी चीज़ों की ज़रूरत है उतना ही लेते हैं, और नेचर को जो है वापस से सप्लाई भी करते रहते हैं। तो बेस्ड ऑन योर लर्निंग आप क्या प्रैक्टिसेस, आप जो है व्हाट प्रैक्टिसेस डू यू थिंक कि फार्मर्स को हेल्प कर सकती हैं सॉइल को प्रोटेक्ट करने में, एनवायरनमेंट को हेल्प करने में, और फूड सिक्योरिटी को जो है फ्यूचर में फूड की जो क्वांटिटी है उसको सिक्योर करने में। तो हम जो है हम सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उन पे जो है हम डिपेंडेंसी अपनी मिनिमम कम से कम कर सकते हैं। हम जो है जो रिसोर्सेज हमको मिले हैं उनका यूज़ वाइजली कर सकते हैं, और ग्रीडीनेस अगर छोड़ के और हेल्प करें तो हम क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करिए, आपको नेचुरल जो है अच्छा खासा रेनफॉल मिलेगा, क्लाइमेट अच्छा होगा, सारी चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, तो चैप्टर खत्म करने से पहले आइए देख लेते हैं कि आज हमको आवर साइंटिफिक हेरिटेज में क्या पढ़ना है। तो एंशिएंट टेक्स्ट वृक्ष आयुर्वेद emphasizes on soil health and nourishment। तो वृक्ष आयुर्वेद जो है वो किस चीज़ पे एम्फेसाइज करता है, हमारी ये एंशिएंट टेक्स्ट बुक है जो कि सॉइल की हेल्थ और उसकी नरिशमेंट पे जो है एम्फेसाइज करता है। ये बुक में स्ट्रांगली बताया गया है कि कंटिन्यूसली जो है सॉइल का नरिशमेंट जो है होते रहना चाहिए। किस चीज़ से, ऑर्गेनिक मैन्योर से, जिसको कनुप जल बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैन्योर से आप सॉइल को
कंटिन्यूसली आपको नरिश करते रहना चाहिए बेटर प्रोडक्शन के लिए। कनूप जल कैसे बनता है? एक लिक्विड फर्टिलाइजर होता है जिसमें एनिमल और प्लांट का जो वेस्ट है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक साथ रखते हैं, फर्मेंट करते हैं और फर्मेंटेशन से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाते हैं और इस कनूप जल को जो है हम यूज करते हैं सॉइल में दे करके, ठीक है। और अदर जो कंपोस्टेड मटेरियल हैं ये भी क्या करते हैं, सॉइल की नरिशमेंट को बढ़ाते हैं। ऑलराइट, तो ये हमने अपना जो चैप्टर था उसको कंप्लीट कर लिया है, रिवाइज कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे और भी लेक्चर्स के वीडियोस देखने हैं तो वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पे। साथ ही साथ ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे जो अदर टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में हैं वो भी हाई क्वालिटी में अवेलेबल हैं। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते लिखते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।